तो चंद्रकांत सर आप बता दें विषय क्या है आज का। जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि यह 7 दिवसीय कार्यशाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें 2 सत्रों में कक्षाएं हो रही है। प्रथम सत्र उनके लिए है जो कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर जूम पटल पर उपस्थित हैं, जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर की प्रारंभिक जानकारी रखते हैं, उनके लिए यह प्रथम सत्र की कक्षा है। और द्वितीय सत्र उनके लिए आयोजित है जिनके पास मोबाइल है, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं और जो मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 2 सत्रों में 7 दिवसीय यह कार्यशाला आयोजित है। आज अभी हम लोग प्रथम सत्र के तृतीय दिवस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं। आप तो बहुत सारे विषयों को कह सकते हैं। एक, चूंकि आप अभियंत्रण के क्षेत्र में हैं, रोजगार में हैं, संस्कृत पढ़ करके हैं, ऐसी स्थिति में हम आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में संस्कृत या भाषा प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या होती है, कहाँ जॉब है, कैसे आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर सीख करके, भाषा दक्षता प्राप्त करके और विभिन्न जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें जा सकते हैं। इसके ऊपर आपका विशेष उद्बोधन होगा। और द्वितीय उद्बोधन में आपका गूगल असिस्टेंट एवं वॉइस टाइपिंग भी विषय एक रखा गया है। दरअसल यह एक पार्ट है कीबोर्ड के रूप में कि कैसे हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट देते हैं और कैसे उसके द्वारा हम लोग देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। हालांकि कई प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और उसमें से एक प्रचलन में गूगल असिस्टेंट है, उसका उपयोग कैसे करें। और वॉइस टाइपिंग में, चूंकि संस्कृत में वॉइस टाइपिंग का अभी नहीं आया है कोई सॉफ्टवेयर, हिंदी का उपलब्ध है, तो उसकी सेटिंग कैसे करके वॉइस टाइपिंग करके हिंदी हम लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग संस्कृत विषयों को देवनागरी में हिंदी में लिखते हैं, उनके लिए यह व्याख्यान अत्यंत उपयोगी होगा। जब आप कभी पढ़ाने के लिए चलते हैं उस समय, जब आप लिखने के लिए चलते हैं उस समय आप कीबोर्ड के जगह पर वॉइस टाइपिंग कर सकें, बोल करके लिख सकें, इसके लिए आज हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जिन चीज़ों को हम आधे घंटे में टाइप कर सकते हैं उस चीज़ को हम 5 मिनट में वॉइस टाइपिंग के द्वारा और फिर उस डाटा को इनपुट करके हम लोग उसको सुधार करते हुए काम उसका उपयोग कर सकते हैं। और भी जैसे चैट बॉक्स में हम लोग चैटिंग करते हैं, वहाँ पर भी ये सुविधाएं होती है कि हम वॉइस टाइपिंग कर लें और उसको फिर प्रेषित कर लें। इस प्रकार से वॉइस टाइपिंग का उपयोग किया जाता है। इन सभी विषयों पर आज हम लोग व्याख्यान सुनेंगे डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी का। मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से डॉक्टर मिश्र जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी धन्यवाद सर। इसमें स्क्रीन शेयर करने के लिए केवल होस्ट कर सकते हैं, तो आप यदि को होस्ट बना दें हमें तो हम शेयर कर पाएंगे। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है सर? हाँ जी, स्पष्ट रूप से आ रही है आपकी आवाज। जी यदि हमें आपको होस्ट बना दें तो हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सेटिंग केवल होस्ट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये धन्यवाद। आप म्यूट हैं झा जी। को होस्ट बना दिया गया है। को होस्ट बना दिया गया है। जी
शेयर स्क्रीन ये जी अब आशा है हमारी स्क्रीन दिख रही होगी अब। स्क्रीन बहुत अच्छा दिख रहा है। जी जी तो एक व्याख्यान शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना आवश्यक है नीतियों के अनुसार कि एक तो कि मैं यहाँ अमेजन अलेक्सा में काम कर रहा हूँ, परंतु यहाँ पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो कुछ मैं व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ मैं अलेक्सा का या अमेजन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। न तो मैं अलेक्सा और अमेजन की गोपनीय जानकारी का प्रयोग यहाँ करूँगा और मैं जो भी कहूँगा उसके लिए अमेजन अलेक्सा कि कोई उसमें उसके पीछे अमेजन अलेक्सा की कोई भूमिका नहीं है। और हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इस पूरे व्याख्यान में दो भाग होंगे। पहले में जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का क्या प्रयोग कर सकते हैं संक्षेप में, और उसके बाद में वॉइस टाइपिंग पर थोड़ा अधिक विस्तार होगा। यद्यपि हो सकता है अंत में पूर्ण सॉल्यूशन न मिले, परंतु परंतु परिचय अवश्य प्राप्त करेंगे। और अंत में जो व्याख्यान का दूसरा भाग होगा कि संस्कृत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या योगदान हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्योग में क्या भूमिका हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? इसके सबसे अच्छे उदाहरण है गूगल होम और अलेक्सा। और इसके अतिरिक्त और भी डिजिटल असिस्टेंट आते हैं जो किसी डिवाइस में बिल्ट होते हैं, किसी टीवी में बिल्ट हैं, किसी कंप्यूटर में बिल्ट हैं या किसी कार में बिल्ट हैं। वे भी डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट हैं जिनसे कि आप बोल करके कुछ काम करवा सकते हैं, कुछ मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु जो मार्केट में बाजार में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, ये अलेक्सा और गूगल होम ही हैं। तो इनको डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि जो एक व्यक्ति की तरह असिस्टेंट की तरह कार्य करता है, परंतु वह वास्तव में मनुष्य की तरह उपलब्ध नहीं होता। और में भी ये डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, तो ये स्वयं में एक सॉफ्टवेयर होता है। वैसे वर्चुअल असिस्टेंट व्यक्ति होता है जो उपस्थित न रह करके असिस्टेंट की तरह काम करता है, लेकिन डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट है स्वयं एक सॉफ्टवेयर है जो कि उसके पीछे भी मनुष्य नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ही मनुष्य की तरह काम करता है। और इंटरैक्ट करने के लिए सामने कुछ हार्डवेयर भी होने की आवश्यकता है, जो कि ज़्यादातर किसी स्मार्ट स्पीकर की तरह होता है, जिसमें माइक और स्पीकर कम से कम होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ और डिवाइस हो सकती हैं, स्क्रीन या अन्य चीज़ें। तो इससे आप बात कर सकते हैं, कुछ कार्य करा सकते हैं, जैसे कि गाने सुने, कुछ प्रश्न का उत्तर माँग सकते हैं, या फिर जो भी कंप्यूटराइज़्ड डिवाइसेस आपके घर में या घर से बाहर भी दूर हैं, आपके अधिकार की में हैं, उनको जिस डिवाइस को आप कनेक्ट करें, उसका जो भी कंप्यूटराइज़्ड काम हो सकता है, जो कुछ भी आप रिमोट से कर सकते हैं, वो सब आप बोल के करवा सकते हैं। और ये मशीन का इंटेलिजेंट बिहेवियर मानने की एक परिभाषा का एक हिस्सा यह भी है कि उसको मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मनुष्य की तरह से व्यवहार करने में एक ये होता है कि मनुष्य बोलकर व्यवहार करने में सहज होता है। तो यह भी इसलिए ये डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट प्रायः बोलकर बात करने वाले होते हैं। इनका ई-शिक्षण में क्या प्रयोग कर सकते हैं? इनका केवल 2 रूप में प्रसिद्ध उपयोग हो सकता है कि एक तो जानकारियाँ एकत्रित करके सामग्री तैयार कर सकते हैं, या और साथ में छात्रों के बीच में रख सकते हैं कि छात्र भी अपनी जानकारियाँ इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ऐसा भी है कि ये आपके पास स्मार्ट या डिजिटल या कंप्यूटराइज़्ड उपकरण है जो कंप्यूटर से कंट्रोल हो सकते हैं। वे अगर डिजिटल असिस्टेंट से कंपैटिबल हैं,
तो उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड करना है, आपके पीछे स्क्रीन चल रही है, आप बोल करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। और डिजिटल असिस्टेंट का थोड़ा-सा परिचय ये दिया। ये स्पीच टेक्नोलॉजी के बहुत एडवांस प्रारूप हैं, इसलिए इनका परिचय उचित रहा। और इसलिए भी है कि वहाँ पर जो असिस्टेंट तो एक चीज़ है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पर बात की जाए कि एक गूगल असिस्टेंट एक टाइप है। अभी 2 मार्केट में प्रधान है और भी आ सकते हैं। अब आते हैं वॉइस टाइपिंग पर। वॉइस टाइपिंग का एक आधिकारिक नाम होता है स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन, और इसका एक सबसे अधिक प्रचलित नाम है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, और इंग्लिश में इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ASR नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो ये करता क्या है कि स्पीच रिकॉग्निशन का अर्थ होता है कि मनुष्य जो बोलता है, जो भाषा में बोलता है, उसे स्पीच कहते हैं। मनुष्य बोलता बहुत कुछ है, लेकिन जो भाषाई ध्वनियाँ नहीं हैं, वे भाषा में नहीं, उनको स्पीच में नहीं माना जाता है। जो किसी भाषा में बोला, उसको पहचान लिया, पर केवल पहचानने मात्र से किसी को क्या पता चलेगा कि मशीन ने पहचान लिया? तो इसलिए उसका कुछ आउटपुट भी होता है, या तो उससे कुछ मशीन का कोई फंक्शन कंट्रोल होता है, या फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। और बाद में उस टेक्स्ट का कोई कुछ भी करे, या तो कोई से कोई दूसरी सर्विस उसका इस्तेमाल करे, या फिर उस आप टेक्स्ट को सीधे इस्तेमाल कर लें। पर यहाँ पर उपयोगिता की दृष्टि से इसको वॉइस टाइपिंग भी नाम दिया जाता है, जहाँ पर मुख्य प्रयोग वॉइस टाइपिंग होता है। तो एक देखते हैं कि वॉइस टाइपिंग मशीन से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने विंडोज़ का उदाहरण लिया। तो विंडोज़ में अगर वॉइस टाइपिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी सेटिंग में जाएँगे, तो एक्सेसिबिलिटी मेनू लेफ्ट में दिख रहा है। एक्सेसिबिलिटी में जाएँगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्पीच। स्पीच में अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, यदि आपका यह टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा हुआ है। नहीं, स्क्रीन दिख क्योंकि रहा है, दिख हाँ। रहा है। जी। हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन, हाँ, पर इसमें जो लिखा है पढ़ने में नहीं आ रहा था। पहला ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग। उसमें लिखा होता है कि आप कैसे वॉइस टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कंप्यूटर है, उसमें देख सकते हैं। यदि आपको मतलब याद न रहे, इसलिए बताता हूँ कि जब कुछ देखना है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको कि कैसे आप वॉइस टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रेस द विंडोज़ लोगो की प्लस एच की। विंडोज़ और एच की को दबाएँगे, तो उसमें माइक का आइकन प्रकट होगा। अब उसके बाद में आप कर्सर को जिस भी एप्लीकेशन में, चाहे वर्ड हो, चाहे ब्राउज़र हो, चाहे पावर पॉइंट हो, आप किसी में ले जा कर के फ़ोकस कर दें कि यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे टाइप करने के लिए आपको कर्सर एक जगह ले जाना होता है, वहीं पे आप कर्सर को ले जाएँ। उसके बाद में फिर ये विंडोज़ एच से खोलेंगे तो एक छोटा-सा बॉक्स खुलेगा, जिसमें एक माइक का आइकन होगा। माइक आइकन पर क्लिक करके आप बोलना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार ये परमिशन माँगे कि आप माइक को यूज़ करने की परमिशन दें, तो आप अलाउ कर दीजिए। आप कंप्यूटर के माइक से भी बोल सकते हैं, और यदि शोर हो तो साफ आवाज़ के लिए हेडफ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें माइक भी हो। अधिकतर में माइक सहित ही होता है। और इसके नीचे का जो स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन है, तो ये इस ऑप्शन से आप विंडोज़ के को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम खोलना, बंद करना, मेन्यू में जाना, तो इससे वॉइस टाइपिंग से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने कुछ एग्ज़ाम्पल इसमें दिया है कि वॉइस टाइपिंग से इस पे जो लिखा रहेगा हेडिंग के अलावा, हमने सब कुछ वॉइस टाइपिंग से ही विंडोज़ से टाइप किया है। जैसे कि विंडोज़ में सेटिंग पर विंडोज़ में सेटिंग खोलो, नहीं हुआ था। फिर एंटर बोला नेक्स्ट लाइन करने के लिए, तो ना एंटर से नेक्स्ट लाइन नहीं हुआ, तो उसने टाइप कर दिया।
फिर बाकी जब नेक्स्ट लाइन बोला तो उसने नेक्स्ट लाइन टाइप किया। फिर ये इंग्लिश को पहचान रहा था, हमने इंग्लिश में बोला ओपन विंडोज प्लस एच की, देन ए पॉपअप विल अपीयर विद माइक आइकन। ये सब हमने इसी से टाइप किया। तो एक बार देखें कि एक नेक्स्ट नाइट लिख गया है जहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन बोला। तो ऐसे कुछ कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर इससे बहुत काम आसान होगा, अधिक से अधिक काम आसान होगा। जो कुछ कमियां रह जाती हैं उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर भी बहुत समय और प्रयास की बचत होती है। तो हमने ये विंडोज के यही वॉइस टाइपिंग के माध्यम से टाइप किया है। अगर नई भाषा में वॉइस टाइपिंग करना है विंडोज में तो कैसे करेंगे? तो विंडोज में जाकर सेटिंग में जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज। तो उस पर एक ऑप्शन है क्लिक ऐड ए लैंग्वेज बटन है, उस पर क्लिक करना है। तो वहां पर बहुत सारी लैंग्वेज की लिस्ट आ जाती है और साथ में सारी लैंग्वेज की लिस्ट के साथ ही आपको उसमें दिखा देता है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये तीन तरह के ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस टाइपिंग और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। तो किन किन लैंग्वेज में क्या क्या उपलब्ध है ये देख सकते हैं। अगर आपकी पसंद की भाषा में वॉइस टाइपिंग उपलब्ध है तो आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करें और इंस्टॉल कर ले, तो आपकी उस भाषा में वॉइस टाइपिंग उपलब्ध हो जाएगी। तो हमने देखा इसकी लिस्ट में हिंदी और संस्कृत भाषाएं भी थी। हिंदी में ये 3 में से 2 चीजें उपलब्ध थी, टेक्स्ट टू स्पीच कि जो लिखा है उसको पढ़ देगा, और यदि आपका टच स्क्रीन वाला है कि अब विंडोज का नया वर्जन है, ये टैबलेट, मोबाइल और लैपटॉप सब पे एक ही जैसे काम करता है, और कुछ टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी होते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसमें हैंड राइटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस से हैंड राइटिंग का कोई मतलब नहीं बनता, पर उससे भी संभव है। पर वहां पर इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पर प्रयास बचाने के बजाय प्रयास अधिक बढ़ ही जाएगा। हिंदी में हैंड राइटिंग और टेक्स्ट टू स्पीच उपलब्ध है, लेकिन वॉइस टाइपिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक इंस्टॉल करेंगे तो 2 चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो अब हिंदी के लिए करना हो तो हमें दूसरे ऑप्शन देखने होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध है नहीं। मतलब ये विंडोज के अपने विंडोज में इंक्लूडेड जो पैकेज है उसमें उपलब्ध नहीं है, अलग से हो भी सकता है। अलग से माइक्रोसॉफ्ट के एएसआर होंगे, हो सकता है वो लाइसेंस मिलते हों। पर यहाँ पर जब जहाँ पर विषय प्रवेश हो रहा है तो वहाँ पर पहले हम यही रिकमेंड करेंगे कि जो फ्री टूल्स हैं उनको लेकर के अब उनका प्रयोग करना सीखें, और जिससे आप पहचान सकें कि हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। कि यदि आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ये हमारे काम का है या नहीं। इसलिए पहले फ्री टूल्स का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है वॉइस टाइपिंग का? एक गूगल ट्रांसलेट में भी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो वॉइस टाइपिंग के लिए क्रोम हो या फिर बिंग हो या फिर ये एज क्रोम या एज या फिर मोजिला, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ब्राउज़र हो, ये सभी में काम करेगा। अगर आपको गूगल ट्रांसलेट की या तो वेबसाइट खोलनी है translate.google.com, ना वेबसाइट मिले तो बस गूगल ट्रांसलेट याद होगा, उसी सर्च कर लीजिए, वो खुल जाएगा ऊपर सर्च रिजल्ट के रूप में। तो यदि आपको हिंदी में टाइप करना है तो आप वहाँ पर 2 लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। तो सोर्स लैंग्वेज में जो भी भाषा चुनते हैं, जैसे हिंदी में टाइप करना है तो आप हिंदी चुन लीजिए। तो वहाँ पर नीचे आइकन बन जाते हैं कि उसको बोलना है या मतलब स्पीकर का, माइक का और एडिट का ऑप्शन। तो वहाँ पर अगर स्पीकर आइकन पे क्लिक करेंगे और जब बोलेंगे तो वह सोर्स लैंग्वेज वाले बॉक्स में टाइप हो जाएगा और ट्रांसलेट हो जाएगा। तो जैसे छोटा सा टेक्स्ट टाइप करना है तो एक ही बार में जो बोल सकते हैं कुछ शब्द, तो इस पे काम करता है। पर यदि बड़ा टेक्स्ट आप बोलेंगे तो जैसे ही आप बोल के रुकते हैं
तुरंत ही वह ट्रांसलेट करके रिजल्ट दे देता है। इसलिए बड़ा टाइप करना इसमें कठिन है। तो छोटे शब्द जैसे 2-3 शब्द ही चाहिए, आप बोल करके कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में कुछ बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, कुछ टेक्निकल टर्म्स चाहिए, तब आप कॉपी कर सकते हैं। पर यहाँ से भी पूरा प्रेजेंटेशन को मैटर तैयार करना है, तो पूरा यहाँ से सुविधाजनक नहीं है। संभव है तब पर सुविधाजनक नहीं कहेंगे इसे। तो इसके अतिरिक्त दूसरा और तरीका है कि क्रोम में आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें वॉइस टाइपिंग के। तो ये काम आपको केवल क्रोम ब्राउज़र पे होगा। क्रोम का एक्सटेंशन क्रोम ब्राउज़र पे ही चलेगा। तो आसान तरीका बताया कि जैसे कि याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप गूगल वॉइस टाइप सर्च करेंगे, तो क्रोम वेब स्टोर के कई रिजल्ट्स आ सकते हैं, आ जाएँगे। तो उनमें से रिजल्ट्स में कई क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के ऑप्शन होंगे। तो जो भी एक्सटेंशन होते हैं, तो पहले आप उनका विवरण देखें और देखिए कि क्या आप जिस भाषा में वॉइस टाइपिंग चाहते हैं, वह उपलब्ध है या नहीं। यदि आप उसके विवरण से संतुष्ट हैं और उसमें भी उसी में बताया होगा कि इसको प्रयोग करने के लिए कैसे करना है। जैसे कि कोई एक्सटेंशन में प्रयोग करने का तरीका होगा कि क्रोम पे खोला, वो टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट एरिया में टैब डबल क्लिक किया या राइट क्लिक किया, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि वॉइस टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे अलग-अलग एक्सटेंशन का वॉइस टाइपिंग शुरू करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, तो वो भी आपके विवरण में हो सकता है। तो यहाँ भी रिकमेंड करेंगे कि पहले फ्री वर्ज़न को देखें। यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहले फ्री एक्सटेंशन को देखें और यदि वेरिफाइड निशान हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करके निश्चिंत हो सकता है कि वह हानिकारक सॉफ्टवेयर आपने कुछ इंस्टॉल नहीं किया। तो क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद में क्रोम में जो कुछ भी खुला होगा, कोई वेबसाइट हो सकती है, जैसे ब्लॉग में कोई कमेंट लिखना है, फेसबुक में कमेंट करना है, पोस्ट करना है या ईमेल लिखना है, तो किसी भी जगह पे जहाँ भी लिखने की जगह होती है, क्रोम में लिखने के ऑप्शन उपलब्ध हैं, उन हर जगहों पर उस एक्सटेंशन के बताए नियम से, जैसे कि राइट क्लिक स्टार्ट वॉइस टाइपिंग ऐसा और उस तरीके से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मान लिया मेल नहीं भेजना है, तो भी आप मान लिया मेल खोला या कुछ भी खोला, तो वहाँ पे टाइप किया, उसके बाद में उस टेक्स्ट का क्या करना है, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के तरीके देखे क्रोम में कि वॉइस टाइपिंग। एक तो विंडोज़ के अंदर हो सकता है, दूसरा छोटे शब्दों के लिए, छोटे टेक्स्ट के लिए 2-3 शब्दों के लिए आप गूगल ट्रांसलेट में कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबा टेक्स्ट चाहिए तो क्रोम का वॉइस टाइपिंग का कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। कोई सारे क्रोम ही उपलब्ध नहीं कराता, दूसरे डेवलपर होते हैं, वे एक्सटेंशन उपलब्ध कराते हैं। तो जिसके विवरण से आप संतुष्ट हों, उस किसी भी एक क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करके प्रयोग करके देख सकते हैं। उससे असंतुष्ट लगे तो किसी और को चुन लें। तो ये फ्री में एक यह भी एडवांटेज है कि एक इंस्टॉल कर लिया तो दूसरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगला टॉपिक शुरू करना चाहते हैं, तो इसके बीच में प्रश्न ले लीजिए या सारे प्रश्न अंत में ले। अगला टॉपिक होगा आईटी उद्योग में संस्कृत की प्रासंगिकता। और यदि चाहें तो इस वॉइस टाइपिंग पर प्रश्न लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं 5 मिनट के लिए। सर एक प्रश्न मेरा भी है। दरअसल मैं इसमें गूगल डॉक में जा करके वॉइस टाइपिंग करता हूँ और वो मुझे बहुत आसान लगता है। जी हाँ। डॉक्यूमेंट खोल करके और वहाँ फिर माइक का ऑप्शन आता है, उसमें लैंग्वेज चूज करना होता है, तो वहाँ से मैं करते रहता हूँ। जी हाँ, क्रोम में जहाँ पे खोल सकते, जहाँ भी
तो वो वॉइस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और गूगल डॉक भी आप क्रोम में खोलते हैं तो आप गूगल की जो गूगल जो अपने ऐड ऑन उपलब्ध कराता है, वे चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। गूगल डॉक भी अच्छा उपाय है। तो अगले अगले विषय पर बढ़ते हैं। प्रश्न अंत में लेंगे। तो अगला टॉपिक है कि आईटी उद्योग में संस्कृत की उपयोगिता किस रूप में हो सकती है? जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत में किसी को संस्कृत के लिए किसी को आईटी कंपनी ने हायर किया, ऐसा सीधे-सीधे तो कहीं नहीं दिखता कि हमारे पास इंजीनियर्स हैं, भाषाविद्ता हैं और हमें संस्कृत को जानने वाला चाहिए। ऐसे उदाहरण हमें आस-पास के समय में अभी नहीं दिखे हैं। तो सीधे-सीधे कहे कि संस्कृत के जानकार है इस वजह से आईटी में उसके अवसर हैं, तो ये सीधे अभी कहने में मतलब उचित नहीं होगा। पर यहाँ पर वो कोई भी उद्योग के लिए किसी की उपयोगिता तब होती है कि आप उस उद्योग को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं। और जैसे कि सामाजिक कार्य हैं, वहाँ पर लाभ-हानि के भेद से निरपेक्ष होकर के ये बात लाभ-हानि से निरपेक्ष होकर के उपयोगिता होती है कि मतलब मौद्रिक लाभ नहीं भी है, तो भी किसी और रूप में लाभ हो सकता है, संस्कृति का संरक्षण हो सकता है, हो रहा है, प्रकृति का संरक्षण हो रहा है, इस रूप में उपयोगिता होती है। परंतु उद्योगों में उसका साक्षात लाभ कुछ होना चाहिए। तो सीधे लाभ नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति लाभ पहुँचा सकता है। संस्कृत की कुछ विशेषताएँ हैं, उनका लाभ उठा कर के कैसे लाभ को मतलब आईटी को लाभ पहुँचा सकता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो वह व्यक्ति क्या है उद्योग के लिए संस्कृत के लिए उपयोगी आईटी उद्योग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो फिर यहाँ पर संस्कृत कैसे आईटी डायरेक्ट आईटी नहीं, खासकर कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा उपयोगी है। आईटी में आईटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे हिस्से में संस्कृत का सीधे उपयोग नहीं है। तो इसलिए केवल आईटी को मतलब एआई को लेकर चलेंगे, तो उसमें अब उपयोगिता के 3 आधार हैं और इस उपयोगिता में खासकर संगणकीय भाषा विज्ञान पक्ष में विशेष उपयोगिता है। तो उपयोगिता की संस्कृत के 3 आधार हैं। एक आधार है कि संस्कृत भाषा में ही कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जो अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। और कुछ और दूसरा आधार यह है कि संस्कृत का व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा और उसके बाद में कात्यायन और पतंजलि ने उसका पूरक बनाया। तो इन तीनों को मिलाकर के त्रिमुनि का जो व्याकरण है, ये संस्कृत का पूर्ण व्याकरण बनाता है और किसी भी भाषा का पूर्ण व्याकरण उपलब्ध नहीं है, भले ही कितना अधिक नियम बनाए गए हों, पूर्ण व्याकरण उपलब्ध नहीं है। तो ये केवल संस्कृत के भाषा का व्याकरण नहीं बल्कि एक मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। और तीसरा है उपयोगिता का आधार, संस्कृत के शास्त्रों का ज्ञान। संस्कृत के शास्त्रों में कोई संप्रदाय या कोई विषय विशेष ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ समस्याओं को हल करने में हो सकता है। तो जब आप किसी समस्या का हल करते हैं, तो आप उसके लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो संस्कृत में भी जो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी समस्या का हल करेगी, वह पक्ष ही उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोगी होगा। अब तीनों पक्षों में एक-एक करके देखते हैं। संस्कृत भाषा की कौन-सी विशेषताएँ हैं जिसके आधार संस्कृत भाषा की विशेषताएँ तो बहुत सी हैं, परंतु उनमें से
कुछ ऐसी विशेषताओं पर ही फोकस करें कि जिन जिन विशेषताओं के कारण यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अधिक उपयोगी है। तो यह आप में से अधिकतर लोगों ने कहा भी। अनम्यूट हो लें दिवाकर जी। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दिवाकर जी अनम्यूट हो लीजिए। क्षमा करिए, किसी तरह म्यूट हो गया था, नहीं जान पाया। तो हम क्या वहां तक सुना था कि जब हम संस्कृत भाषा की विशेषताएं की बात कर रहे थे? जी वो सुन लिया था। जी 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 हाँ, तो बताते हैं संस्कृत भाषा की विशेषताएं तो इतनी हैं कि सारी विशेषताओं को गिनाना संभव नहीं है, परंतु हम यहाँ पर केवल उन केवल विशेषताओं पर फोकस कर रहे हैं कि जिन विशेषताओं के कारण कंप्यूटर साइंस के लिए या आईटी के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत भाषा उपयोगी हो सकती है। तो यह हम में से अधिकतर लोगों ने कई बार सुना होगा और कई जगह पर बोला भी होगा कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है, और इसका आधार भी सबसे पहले जाता है रिक ब्रिज के आर्टिकल पे, जो 1985 में 1985 में लिखा गया था, जो नासा के वैज्ञानिक थे। परंतु उसके बाद में अधिकतर उस पर अधिक विकास बहुत समय तक नहीं हुआ। कारण था कि जब उस समय जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज चल रही थी, तो कई लोगों ने अनेक प्रकार से तैयारी की। तब वहाँ पर देखा जाता था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो कंप्यूटर के जो मुख्य पर्पस है उसको सही से हल कर सके। तो भाषा में जब मनुष्य की भाषा में बात करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पे जो समस्याएं आती थी उनका हल प्रोग्रामिंग में चाहिए था, कारण कि कंप्यूटर के पास मनुष्य जैसा मस्तिष्क नहीं होता। तो इसलिए उसको ऐसा चाहिए कि जहाँ पर भाषा में जो कुछ कहा जाए उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बात के अनेक अर्थ हैं तो कंप्यूटर उसको सही इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो यह गुण संस्कृत में मिलता है। यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः एम्बिग्युइटी से मुक्त है। एम्बिग्युइटी का अर्थ होता है कि कोई शब्द या वाक्य का एक से अधिक अर्थ होना, और वहाँ खासकर इसको अर्थ संदेह के रूप में भी अनुवाद कर सकते हैं। कुछ जगह एम्बिग्युइटी होती भी है, जैसे श्लेष अलंकार में जानबूझकर एम्बिग्युइटी रखी जाती है कि एक ही बात से अधिक अर्थ निकले, इसलिए पूर्णतः नॉन एम्बिगुअस नहीं है। परंतु इस प्रकार का संदेह बहुत कम है कि संस्कृत में ऐसी किसी बात को इस तरह से व्यक्त करना संभव है कि उसका एक ही अर्थ निकले, और यह कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी चीज है, क्योंकि कंप्यूटर को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। और एक और चीज है कि एक स्थायी स्वरूप। इस मामले में तो अब हम जैसे यह भी कह सकते हैं, एक समय था कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि आज एक बात जो बोली है उसका जो अर्थ है कुछ समय बाद उसका भी वही अर्थ होना चाहिए। इसमें तो संस्कृत ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हरा दिया, क्योंकि प्रोग्राम अगर कहता 20 साल पहले की लिखा हुआ है, पता चला कि अभी चलाते हैं तो नहीं चल रहा, कारण कि कंप्यूटर इतना अपग्रेड हो गए हैं कि उस प्रोग्राम को नहीं समझ सकते। तो संस्कृत इसमें स्थायित्व में तो संस्कृत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी आगे रही है, सिद्ध हुई है अभी निकट भूतकाल में देखें। और एक और आवश्यकता होती है कि जैसे कि भाषा जगह-जगह पर बदलती जाती है थोड़ी-थोड़ी दूर पर, तो बात कहा कुछ और गया है और उसका अर्थ दूसरी जगह कोई और समझता है। तो कंप्यूटर के लिए ये भाषा का अलग जगह-जगह पर अर्थ बदलना
बहुत हानिकारक चीज है, क्योंकि दुनिया के एक हिस्से से अगर कोई बात संदेश भेजता है, दूसरे हिस्से में पहुंचते ही संदेश का अर्थ बदल जाता है इंस्ट्रक्शन का, तो फिर कंप्यूटर सही से कार्य नहीं कर सकता। यह विशेषता केवल संस्कृत के पास है कि जैसे इंग्लिश बहुत सी हैं, हिंदियां बहुत सी हैं, और संस्कृत पूरे विश्व में केवल एक मानक है। ये तो है कंप्यूटर की सुगमता के आधार पर ये विशेषताएं थी, पर ये विशेषताएं कि मनुष्य की ओर से भी हैं कि ये मानव के लिए सुगम्य है कि मनुष्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उतनी सहजता से बात नहीं कर सकता जितना संस्कृत में। यद्यपि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, परंतु ये कठिनता इस आधार पे है कि उसमें आपने प्रयास कितना दिया। एक विदेशी भाषा को सीखने के प्रयास में बहुत सारी भारतीय भाषाएं सीखी जा सकती हैं, परंतु उतना प्रयास भारतीय भाषा को सीखने पे नहीं दिया जाता। अन्यथा ये जो कठिनता की शिकायत है ये कहीं नहीं रह जाती। और दूसरा, मनुष्यों की ओर से एक संस्कृत का एडवांटेज है, संस्कृत भाषा की विशेषता है कि नई-नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए-नए शब्द भी बनेंगे, नई-नई चीज़ों का आविष्कार होगा, नए कॉन्सेप्ट बनेंगे, नई अवधारणाएँ बनेंगी, तो उनका कुछ नामकरण भी करना होगा। तो शब्द निर्माण की जो अनंत क्षमता है, बहुत क्रिएटिविटी है। यह संस्कृत की बहुत अच्छी चीज़ है जो कि लाभदायक है टेक्नोलॉजी के लिए। ये कुछ विशेषताएँ हैं जो संस्कृत भाषा की विशेषताएँ हैं, जिनके कारण कहा जा सकता है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए मानवीय भाषाओं में से सबसे अच्छी भाषा है। ये जब सबसे अच्छी भाषा तब कहा गया था जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बेसिक थी, उससे बहुत कुछ काम नहीं हो पाता था। तब कहा गया कि अगर ये मनुष्य की भाषा में बात की जाए तो क्या कहते हैं, मनुष्य की भाषा में बात की जाए कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से बहुत सारा काम लिया जा सकता है। परंतु उसके बाद कंप्यूटर संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा बनाने पर उतना प्रयास नहीं है, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित करने में बहुत सारा एफर्ट, धन, समय, प्रयास, शक्ति सब इन्वेस्ट किया गया। इसलिए और भाषाएं कंप्यूटर की ओर से अधिक सहज और अधिक लाभदायक अभी हैं। परंतु ये कुछ चीजें हैं जो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अब भी सही हैं और प्रासंगिक हैं कि जब कंप्यूटर की भाषा और मनुष्य की भाषा के दोनों के गुणों से युक्त भाषा एक है, तो संस्कृत भाषा है। और दूसरा आधार संस्कृत की उपयोगिता का आधार है संस्कृत व्याकरण मॉडल। तो संस्कृत जैसे कि पहले भी बताया था एक स्लाइड में कि संस्कृत का व्याकरण एकमात्र ऐसा व्याकरण है जो किसी भाषा का पूर्ण व्याकरण है। अन्य भाषा के व्याकरण चाहे जितने लंबे लिखे गए हैं, परंतु पूरी भाषा को कवर नहीं कर सकते। तो यह एक मॉडल की तरह देता है कि अगर यह तरीका अपनाया जाए तो किसी भाषा का व्याकरण लिखा जा सकता है। जैसे कि पाणिनि का व्याकरण 4000 सूत्र में है, और मान लिया अगर हिंदी का व्याकरण 4000 नहीं 40,000 सूत्र में हो जाए मगर पूर्ण व्याकरण हो जाए, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जो अनंत रूल लिख के भी पूरी नहीं होती, परंतु ये मॉडल अपना के अगर पूरा भी हो जाए, इससे कई गुना कुछ गुना बड़ा होकर भी, तो भी ये एक उपलब्धि है। और यह एक व्याकरण को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका भी बताता है। जैसे कैसे ये टेक्निकल डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में उन डिफाइन टेक्निकल टर्म्स का आगे प्रयोग करेंगे। और एक और चीज है कि विशेषता इसकी बनती है कि इसका जो व्याकरण की संरचना है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की संरचना जैसी है। यह सीधे नहीं, इस आधार पर यह नहीं कह सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संस्कृत व्याकरण को देख के बनी है, परंतु चाहे ये अलग-अलग संयोग से हो, चाहे एक दूसरे से नहीं, क्योंकि व्याकरण बहुत पुराना है, कंप्यूटर आधुनिक है, चाहे इसे हो सकता है इससे इंस्पायर्ड भी हो,
परंतु इसमें जो क्या है, जैसे संज्ञा का पहले संज्ञाकरण होता है कि डिफाइन करना, इसके समानांतर प्रोग्रामिंग होता है, कुछ वेरिएबल डिफाइन करना होता है। फिर उसके बाद में उसमें लिस्ट का प्रयोग होता है, दूसरे डेटाबेसेस का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में यहाँ पर डेटाबेसेस के रूप में धातु पाठ, गण पाठ होते हैं, और सूत्रों में भी लिस्टिंग होती है, और संक्षिप्त रूप बना करके उसका दूसरी तरह से एक्सपेंशन करके, उसका विस्तार करके तब उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये सारी जो गुण हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे गुण हैं। तो यह पाणिनि के समय में कंप्यूटर नहीं था, परंतु केवल मस्तिष्क से, और यह कि पाणिनि के पूर्व पाणिनि के पहले के आचार्यों को भी श्रेय जाता है, जो कि इस परंपरा में आए हुए सूत्रों का संकलन और निर्माण करके ऐसा व्याकरण बनाया, जो कि इतने छोटे में पूरी भाषा को भाषा की व्याख्या समेट देता है। और यह व्याकरण केवल लौकिक संस्कृत का नहीं है, ब्राह्मण और वैदिक संस्कृत का भी इसमें व्याकरण है। तो और इसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है व्याकरण का, इसके बारे में चॉम्स्की का एक प्रसिद्ध कथन है। चॉम्स्की कह सकते हैं सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है वर्तमान के। उनका कथन है कि द ओनली फॉर्मल ग्रामर इन आई नो इज पाणिनि। तो एकमात्र फॉर्मल ग्रामर लिखने वाला पाणिनि ही है, उनके अलावा कोई और अभी तक नहीं हुआ जो वैसा फॉर्मल ग्रामर लिख सके। और अधिकतर जो फॉर्मल ग्रामर जैसे मॉडल के रूप में लिखे, पर किसी भाषा का पूर्ण ग्रामर नहीं लिखा है। तो ये है जो एक दूसरी ये जिस तरह से संरचना बना करके व्याकरण लिखा हुआ है, ये किसी भी भाषा के व्याकरण को लिखने का एक मॉडल बन सकता है। इस आधार पर भी यह एक संस्कृत व्याकरण की महत्ता है या की उपयोगिता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में। और यहाँ पर कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो इसका भी एक कारण है कि कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है। यह इसलिए है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एक ये मान्यता है कि किसी मशीन को इंटेलिजेंट तब कहा जाएगा जब वो ह्यूमन जैसा व्यवहार कर सके। तो मनुष्य जैसे व्यवहार करने में तो कुछ फिजिकल काम होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग होता है, परंतु उनमें से जो सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स और सूक्ष्म जटिल और सूक्ष्म चीज है, वह है भाषा। जैसे कि मूवमेंट मनुष्य जैसा कराना है, तो उसको तो फिजिक्स के नियमों से, मैथ के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है। परंतु भाषा मन के अंदर बनती है और ऐसा बदलती रहती है, तो उसको उन फॉर्मूले से पकड़ पाना कठिन है। इसलिए इसका एक जटिल हिस्सा है भाषा की पहचान करना। भाषा को मतलब क्या है, कंप्यूटर को भाषा में समर्थ बनाना पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत जटिल काम है, चैलेंजिंग काम है। इसलिए दोनों के का ही साथ-साथ प्रयोग करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रासंगिकता कहें, चाहे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए प्रासंगिकता कहें, दोनों ही लगभग एक जैसी बातें हैं। और तीसरा जो आधार बताया था कि संस्कृत कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोगी हो सकती है, तो इसमें संस्कृत के कुछ शास्त्र उदाहरण के लिए हैं, अन्य शास्त्र भी हो सकते हैं। तो एक भाषा की समस्या का एक हल करने का उपाय नव्य न्याय ने उपलब्ध कराया है कि जैसा कि पहले भी कहा कि संस्कृत न्यूनतम संदेहमयी भाषा है, तो लीस्ट एम्बिगुअस, पर पूर्णतः संदेह रहित नहीं है। परंतु नव्य न्याय ने ऐसा लिखने का तरीका उपलब्ध कराया है कि इसी बात को अगर एक रूप में कहते हैं एक वाक्य में, तो उस वाक्य का एक ही अर्थ निकले, दूसरा नहीं। और ये जो कंप्यूटर साइंस के लिए एक खास रिक्वायरमेंट रही कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेजी जाती है, तो जहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुंचे वहां पर वही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उसका अर्थ बदल ना जाए।
तो यह रिक्वायरमेंट नव्य न्याय के ये सिद्धांत पूरी कर सकते हैं। तो बस नव्य न्याय के वे सिद्धांतों का आना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों से कैसे उन सिद्धांतों का लाभ उठा करके कैसे आप कंप्यूटर साइंस की किसी समस्या को हल कर सकते हैं, उस रूप में प्रासंगिकता है। इसी प्रकार मीमांसा का मुख्य प्रतिपाद्य है, एक तो कहा जाता है कर्मकांड है, पर कर्मकांड से भी अधिक प्रतिपाद्य है वेदों के अर्थ का की व्याख्या करना। तो यहाँ पर अगर उनके अर्थों को देखें तो इसमें शब्द के अंतर्गत उसका प्रत्यय को अलग कर, प्रत्यय के भी 3 भाग, उस तीसरे भाग के अर्थ शाब्दिक भावना के भी 3 भाग करके बहुत सूक्ष्म रूप से विवरण दिया गया है। और आगे जाके जो प्रमाण 6 प्रमाणों से पता चलता है कि अगर किसी चीज के अनेक अर्थ निकल रहे हों तो उनमें से कौन सा अर्थ लिया जाएगा। जैसे कि सबसे प्रधान अर्थ होता है श्रुति प्रमाण, सुनने से जो पहला अर्थ आता है वही उसका सही अर्थ है। और उसके बाद में अगर श्रुत अर्थ बाधित होता है तो नहीं हो सकता, तभी आप दूसरे प्रमाण पे जाएंगे। इसी प्रकार के अर्थ के इंटरप्रिटेशन के अनेक प्रमाण हैं। इनमें समाख्या आखिर के मतलब कि इसकी व्याख्या क्या कहे, एनालिसिस करके शब्दों के प्रत्यय आदि का एनालिसिस करके जो अर्थ निकलता है वो अर्थ सबसे बाद में आता है। दूसरे रास्ते हैं अर्थ के डिसएम्बिगुएशन की प्रिंसिपल्स कह सकते हैं इनको, उनको प्रधानता मिलती है। तो एक तरह इनके अर्थों को अब ये भी कह कि ये हमें मीमांसा आती है, हमें आईटी में काम मिल जाए, इस रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि उनको किसी को भी मीमांसा के अर्थ सिद्धांत जानने में सीधे इंटरेस्ट नहीं, कारण कि जान भी लेंगे तो उससे उनकी समस्या हल नहीं होने वाली। एक तो यह दिक्कत पड़ती है कि आपने जो बताया उसको समझने के लिए दूसरे को इंजीनियर को बैकग्राउंड चाहिए। अगर उसकी बैकग्राउंड नहीं है तो आप भले ही बिल्कुल बहुत सही बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, उसको समझने में कठिनाई होगी। तो सीधे सिद्धांत बताना यह उसके प्रासंगिक नहीं है, बल्कि आप इस सिद्धांतों को अपने अंदर समाहित करें और तब वहां पर देखें कि कौन सी समस्या को ये सिद्धांत हल कर सकते हैं, और फिर वहां पर इनके आधार पर कुछ सॉल्यूशन लेकर जाते हैं, तो यह चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रासंगिक हो जाती है। और इसी प्रकार के अमरकोश का एक मॉडल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक उपयोगी वस्तु है या उपयोगी विद्या है या विधा है कि ये अमरकोश मॉडल अमरकोश जो लौकिक ज्ञान के बारे में बताता है। एक चीज, एक व्यक्ति कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और कौन किसी के भेद प्रभेद में आता है, कौन किसी के पर्यायवाची के रूप में आता है। तो यद्यपि इस पे सारे शब्दों का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक शब्द से दूसरे शब्द के कैसे कैसे रिलेशन होते हैं, इसका इसने मॉडल अमरकोश में मॉडल अच्छे से दे दिया गया है। तो ऐसे किसी जब बाहरी ज्ञान का मतलब लौकिक ज्ञान का परिचय कंप्यूटर में डालना हो तो यह मॉडल उपयोगी हो सकता है। ऐसे ही एक वर्डनेट जो बनता है उसमें भी ऐसे ही कि सभी शब्दों के आपस में रिलेशन, जैसे पार्ट ऑफ, होल ऑफ या सिनोनिम ऑफ, एंटोनिम ऑफ, ऐसे रिलेशंस के से सारे शब्दों का एक दूसरे शब्दों से रिलेशन बनाया जाता है। तो ये अलग उस तरीके हैं जिन तरह से संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कह सकते हैं या फिर कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स की वजह से कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि एक आईटी का बड़ा फील्ड है, उसका एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि आईटी के लिए भी इस रूप में संस्कृत प्रासंगिक होती है। तो इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त करते हैं और कुछ प्रश्न ले सकते हैं।
किन्हीं को यदि कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर जी सर बोल रहे हैं, ई शिक्षक के बारे में थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। इसके बारे में ई शिक्षक के बारे में। जी ई शिक्षक यदि कोई सॉफ्टवेयर है तो उससे मैं नहीं जानता हूँ, पर ई शिक्षण विधा के बारे में जानता हूँ कि जब भी वही आप सर, ई शिक्षण जब भी जी हाँ, ई शिक्षण क्या है? जब भी आप पढ़ने या पढ़ाने के लिए किसी भी कंप्यूटराइज्ड माध्यम का प्रयोग करते हैं तो ई जैसे शिक्षण की श्रेणी में आ जाता है। चाहे पावर पॉइंट बनाकर प्रेजेंटेशन दे तो भी ई शिक्षण है, आप यूट्यूब से पढ़ाएं तो भी ई शिक्षण है, या जूम से ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं, यह भी ई शिक्षण है। या आपने अपना कोर्स बनाकर डाल दिया और लोग अपने आप अपने टाइम से पढ़ते हैं और ऑनलाइन सबमिट करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन भी होता है, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सब ई शिक्षण में आता है। थैंक्स सर। महोदय, अभी हाल में ही गूगल ने जो संस्कृत ट्रांसलेटर प्रारंभ किया है, तो वो तो हम लोग जी। टाइपिंग करके ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर उसमें अभी आपने जो स्पीच वाला बताया वो नहीं होता है। ये क्या आने वाले भविष्य में ऐसा होगा? गूगल करेगा, वॉइस टाइपिंग भी हो पाएगी? यह तो गूगल बता सकता है, वैसे ही यह यहाँ पे जैसे कई भाषाओं का सपोर्ट प्रयोग करने में बहुत पहले प्रयोग सपोर्ट कर दिया था, और संस्कृत का ट्रांसलेटर लाने में भी इतना समय लग गया है, तो कहा नहीं जा सकता कि कब करेगा या करेगा भी, तो ये गूगल ही बता सकता है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके पास शायद वह टेक्नोलॉजी रिलीज उन्होंने नहीं की, या फिर इस रूप में नहीं है, या फिर हो सकता है कर रहे हैं, अंदर की बातें हम नहीं जानते, पर ये रिलीज करने पर लायक रेडी नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने वॉइस टाइपिंग संस्कृत का नहीं इनेबल किया है। और भी कोई जिज्ञासा हो किसी विद्वान जी एक और मित्र की? इसमें संस्कृत और कंप्यूटर के म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में सर्च करें तो कुछ और स्रोत मिल सकते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी, कुछ लोगों ने इन पे प्रकाश डाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। जी, मैं भाषा प्रयोगशाला के बारे में जानना चाहता हूँ। आप भाषा के बारे में वो विशेषज्ञता रखते हैं, तो इसके ऊपर कुछ भाषा प्रयोगशाला संस्कृत में किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, और इसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह वो कहाँ मिल सकता है हमें? जी, भाषा प्रयोगशाला में आप सॉफ्टवेयर प्रायः बनाते हैं लोग, और जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एक तो है जो फ्री सॉफ्टवेयर है तो उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर हैं तो उनको डायरेक्ट उनके सेलर को कांटेक्ट करना होगा। जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, तो सीधे आप वेबसाइट पे जाएँ और उपयोग करना आरंभ कर दीजिए। जी, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि जी? जी, बोलिए। जी, जैसे कुछ चीज़ों को बनाना है, जैसे कि ये प्रश्न बहुत व्यापक है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर जैसे रेडीमेड चाहिए कि जो भाषा के सॉफ्टवेयर तैयार हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उनको ऑनलाइन आप सीधे इस्तेमाल करना प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनको डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे कि जेडीयू के अधिकतर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हैं, तो आप ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो लिनक्स बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनमें बहुत से ऐसे हैं कि वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए, तब काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले उस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना होगा कि आप कैसे डाउनलोड करें। और या कुछ पेड सॉफ्टवेयर है, तो जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि ओलिवर हेलविग का संस्कृत का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, तो वो उनसे सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं या ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, वो उनकी संस्था से
प्रयोग करना होगा। तो ये अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध है, जैसे भी किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को आप खरीदते हैं, ढूँढते हैं, वैसे ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जी, किया है क्या? जी। पर डाउनलोड या परचेज़ या डायरेक्ट ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे हमारे कॉलेज में है तो वो कह रहे हैं कि जैमर से खरीदना पड़ेगा था, क्या इस पर भी संस्कृत के सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे? क्या जैमर से खरीदना पड़ेगा? हाँ, कुछ ऐसा बोल रहे थे वो, तो या नहीं, वो संस्कृत में। जैम ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब अच्छा, पहले जो टेंडर करते थे उसके जगह पर एक जैम पोर्टल बना दिया है और वहाँ सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है। शायद अवनिंदर जी का ये प्रश्न है, मैं इसके लिए उत्तर बता दूं। जैम पोर्टल पर बना बनाया हुआ सामान उपलब्ध होता है। यदि किसी ने इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बना रखा है, मास प्रोडक्शन कर रख, मैं सॉफ्टवेयर तो एक ही होगा और उसको यदि वो बेच रहा है तो वहां उपलब्ध होगा। यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो वहां उपलब्ध नहीं है। जी, जी, धन्यवाद। जी, यस। और दूसरा तरीका इसका हो सकता, दूसरा प्रश्न का दूसरा पक्ष हो सकता है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हो कि जिनसे आप लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर डेवलप करें। तो वैसे ही होते हैं, जैसे कि जावा को जहाँ से जावा इंस्टॉल करना, ओरेकल से, जावा की वेबसाइट से, पाइथन से बनाना तो पाइथन जहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उनके डेवलपमेंट किट की अलग-अलग वेबसाइट होती हैं, वहीं से डाउनलोड होंगे क्रमशः। जी, धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित सप्तदिवसीय कार्यशाला के तृतीय दिवस पर डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी का हम लोग उद्बोधन सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। चूंकि यह सत्र उन लोगों के लिए आयोजित है जो लोग कंप्यूटर से थोड़ा बहुत परिचित हैं, उसका प्रयोग करना जानते हैं। यदि इस सत्र में, जो प्रथम सत्र है, इसमें ऐसे लोग जुड़ गए हों जो कि प्रारंभिक जानकारी नहीं रखते हों, थोड़ा बहुत उपयोग कंप्यूटर का न किए हों, उनके लिए हो सकता है कि इस सत्र में जो व्याख्यान होते हैं वो उनको थोड़ा कठिन लगे। तो जिनको ये कठिन लगता हो प्रथम सत्र, वो द्वितीय सत्र को ज्वाइन कर लें। उन लोगों के लिए द्वितीय सत्र है जो कंप्यूटर और इंटरनेट इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं। ये एडवांस है सत्र और वो जो है नॉर्मल है। तो कई लोगों की ये होती है कि इतने बड़े विद्वान होते हैं और वो कहते हैं तो कई बातें हम लोगों के सिर के ऊपर से चली जाती। बहुत आसान सी बातें बता रहे थे वॉइस टाइपिंग के लिए। यदि कोई लोग किए हों वॉइस टाइपिंग तो उसके लिए ये सारी बातें समझना बहुत आसान हो जाता है, और न किए हों तो सिर के ऊपर से चला जाएगा। यही स्थिति भाषा प्रौद्योगिकी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हैं। तो ये सारी चीजें उनके लिए नई बातें होती है, तो थोड़े समझने में देर लग जाती है उनको। तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान था, लाभप्रद व्याख्यान था। एक सजेशन मैं दे देता हूं दिवाकर जी और लोगों के लिए कि इस व्याख्यान को YouTube चैनल पर भी रखा जाता है। आप लोग इसको 2 बार 3 बार सुनिए और जो कुछ कहा गया है, जो प्रक्रिया बताई जा रही, उसको करके देखें, तब आपका ज्ञान पुष्ट होगा। केवल सुन लेने भर से इसका प्रायोगिक आप नहीं करेंगे तो आपको ये कुछ इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। चूंकि विषय बहुत विस्तृत है जो पाठ्यक्रम में रखा गया है नई शिक्षा नीति के तहत, वो इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि नए व्यक्ति को तो 1 साल लगेगा समझने में और सीखने में, और जो कुछ सीखा बैठा है उसको 3 महीने का टाइम चाहिए इसके लिए। और उन सारे विषयों को यदि हम 7 दिन में समेटना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि नए व्यक्ति के लिए कितना भारी पड़ सकता है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए बार बार सुनेंगे तो और उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत सहायक हो जाएगा। आज के मुख्य वक्ता महोदय दिवाकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और जो लोग चाहें तो अगले सत्र में फिर से जुड़ सकते हैं, जो कि 7:15 से आरंभ होने वाला है। सभी लोगों का, संयोजकों का आभार प्रकट करता हूं, अवनिंदर जी का, चंद्रकांत जी का और प्रज्ञा जी, और भी जो अरुण निषाद जी हैं, ये सभी संयोजन का काम देख रहे हैं। इन सारे लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही लोगों को जोड़ करके आपने इस
कार्यशाला को सफल बनाया है। पुनः पुनः धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद, इसका अवसर देने के लिए हम अभी आपका धन्यवाद करते हैं। आगे दिवाकर जी फिर समय दीजिएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां हम लोग रहते हैं इस प्रकार के कार्यशाला की बहुत आवश्यकता है। यहाँ अभी बहुत लोग अनभिज्ञ हैं इन चीजों से, और एक शिक्षक के लिए ये सब चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो यदि जान लेंगे तो अपने शिष्यों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तभी रोजगार के द्वार खुलेंगे। तभी कुछ, नहीं तो केवल संस्कृत पढ़ लेंगे और चाहे कि कहीं IT सेक्टर में चले जाएं तो संभव नहीं हो पाता है या अन्य क्षेत्रों में। अब संस्कृत तो एक उपकरण है, और भी विषय पढ़ लें, और इसमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। हम पुनः पुनः आपको आहूत करेंगे, बुलाएंगे, और हम लोगों को आप मार्गदर्शन देते रहेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। जी धन्यवाद।